अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। ग्रे हाउंड्स और इस किस्म के दूसरे हाउंड्स कुत्तों की तरह उनकी कमरें चीते की तरह पतली, जिस्म लंबे और थूथनियाँ छोटी थीं। उन खौफनाक कुत्तों को देखकर झुरझुरी सी आती थी। मेरी मालूमात के मुताबिक ये कुत्ते उन्होंने बैरून मुल्क से मंगवाए थे। उनकी तादाद हमेशा 8 ही रहती थी। पूरे इलाके में इन कुत्तों की शोहरत थी। जिस वक्त मैंने देखा, आसिफ जा के 2 कारिंदे 4 कुत्तों को वर्जिश कराने में मसरूफ़ थे। एक पहलवान नुमा कारिंदे ने बाज के सर से एक छोटे साइज़ का जिंदा खरगोश बांध रखा था। वो एक ऊंची जगह पर खड़ा होकर तेज़ी से बांस को दाएं बाएं हरकत देता था और कुत्ते इस हरकत के साथ ही तेज़ी से खरगोश पर पलट और झपट रहे थे। कुछ ही देर बाद एक तेज़ रफ्तार कुत्ते ने झपट्टा मारकर खरगोश की अंतड़ियां बाहर निकाल दीं। खरगोश को मारने के बाद कुत्तों का जोशो खरोश दीदनी था। मुर्दा खरगोश को बांध से उतार लिया गया और एक दूसरे खरगोश को बांधा जाने लगा। आसिफ जा साहब मुझे इन खास कुत्तों के बारे में बताने लगे। मैंने उनसे कहा, मैंने सुना है कि ये कुत्ते हमेशा 8 ही रहते हैं, इसकी कोई ख़ास वजह है? नहीं, कोई ख़ास वजह तो नहीं, बस शुरू से ही ये 8 की टोली चली आ रही है। लेकिन कभी ऐसा भी तो होता होगा कि कोई कुत्ता ज़ख्मी होता होगा या मर जाता होगा। हाँ, 2-4 बार हुआ है। उसकी जगह फ़ौरन दूसरा कुत्ता भर्ती कर लिया जाता है। 2-3 कुत्ते फालतू रखे जाते हैं, उनकी अलहदा ट्रेनिंग होती रहती है। जब किसी कुत्ते की उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उसे भी बदलना पड़ता है। बस एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि ये टोली 8 की बजाय 4 की रह गई थी। वो कैसे? 4 कुत्ते एक साथ मर गए, बल्कि मैंने अपने हाथों से मार दिए थे। वो क्यों? बस गलती हुई थी उनसे। आसिफ जा ने अजीब ससराते लहजे में कहा, फिर बीड़ी का एक तवील कश लेकर बोले, ये 5-6 साल पहले की बात है। वो कुत्ते कहीं ऊपर की मंजर पर चले गए। उन्हें अचानक अपने सामने देखकर शहवार डर गई और सीढ़ियों से गिर गई। उसकी कोहनियाँ छिल गईं। शहवार से बड़ा प्यार है मुझे, उसकी ज़रा सी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। वो सारी रात रोती रही, बस आखिरी पहर उसकी आंख लगी। अगली सुबह मैंने कुत्तों को शूट कर दिया। मैं चौंक कर आसिफ जा की तरफ देखने लगा। उनकी निहायत घनी मूँछों के नीचे उनकी सफ़ेद आंखों में अजीब सी कैफियत थी। कुछ देर बाद नाश्ते के लिए हम कमरे की तरफ बढ़े तो 8 कुत्ते भी नाश्ता कर रहे थे। कुत्तों के रखवालों ने स्टील की बड़ी बड़ी रकाबियों में गजरेला डालकर उनके सामने रखा हुआ था। गजरेले में साबुत बादाम थे और सेब के मुरब्बे के टुकड़े थे। एक करीबी कमरे में ताज़ा गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े काटे जा रहे थे। मैं और बेबे जी शहवार को लेकर वापस आ गए। ढेरों ढेर मिठाई के अलावा बहुत से कपड़े और दीगर साजो सामान शहवार के साथ आया। ये सब कुछ एक दूसरी गाड़ी में लादकर राजवाल पहुंचाया गया था। आला नस्ल की 2 निहायत शानदार भैंसें भी साजो सामान के साथ थीं। ये भैंसें ज़्यादा दूध देने के 2 अलहदा मुकाबलों में अव्वल आई थीं। उस वक्त भी उनकी कीमत 1.5 लाख रुपए से ऊपर थी। एक भैंस बड़ी हवेली के लिए और दूसरी मेरे घर के लिए थी। उन भैंसों के साथ भी हमारी अंदरूनी चपकलिश का एक वाक़या मुंसलिक है, लेकिन उसे बयान करने से ये रुदात जो अब इख्तिताम के करीब है मज़ीद तवील हो जाएगी। 1.5-2 महीने मुनासिब तरीके से गुजर गए। मैंने अपने आप को जैसे एक खोल में बंद कर लिया था। उस खोल के अंदर की कोई कैफियत और अजियत मैं शहवार पर ज़ाहिर नहीं होने देता था। जहरीली शराब वाले वाक़े के बाद रौनक अली बच गया था, मगर कुत्ते की टेढ़ी दुम की तरह उसके मशागल में कुछ ज़्यादा तब्दीली वाक़ई नहीं हुई थी। अपनी डांसर महबूबा शकीला के बारे में भी अभी तक उसके दिल में नरम गोशा मौजूद था। वो अपने तौर पर उसे तलाश करता रहा था, लेकिन वो माँ बेटियाँ गधे के सर से सींगों की तरह गायब हो चुकी थी। अब वो उन दोनों की तरफ से मायूस था। रौनक अली पर कई लोगों ने उंगलियां भी उठाई थीं। कहा था कि रौनक के ताल्लुकात एक ऐसी तवाइफ से रहे हैं जो मोखलों की आलाकार बनी रही है। बहरहाल रौनक के लिए शुक्र का मुकाम था कि उस बात ने ज़्यादा ज़ोर नहीं पकड़ा। मैंने भी दोस्ती निभाते हुए इस मौके पर रौनक का दिफा किया। एक दिन मैं मछली फार्म वाले रकबे पर गश्त लगाने गया था तो रौनक से भी वही मुलाकात हो गई। वो वहाँ जाल से मछलियाँ पकड़वा रहा था। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? वो बोला, मैंने भाई अजीज़ को सलाह दी थी, आजकल मछली का रेट अच्छा है, इनको बेच दें, कुछ रकम शकम हाथ आ जाएगी। यहाँ भी तो इन कारिंदों शारिंदों ने ही निकाल कर खा जानी है। रकम की यहाँ कौन सी कमी है, रहने दो। अगर अपने लोग खाते हैं तो खा लें, कभी कभार हम भी खा लेते हैं। यार, ये मौसम मछली खाने के लिए अच्छा नहीं है, तो अच्छा मौसम भी आ जाएगा।
सच्ची बात बताऊं? वो बदले हुए लहजे में बोला। हाँ बताओ। मैं बहुत कमीना हो गया हूँ, वो मुस्कुराया। मैं तुम्हारी बात को रद्द तो नहीं कर सकता रौनक भाई, लेकिन ज़रा तफसील में बताओ। अब देखना, मैं ब्लड प्रेशर की वजह से मछली खा नहीं सकता। जब ये सारे खाते हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं अंदर ही अंदर कुड़ता रहता हूँ। सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे ख्याल हैं। इसी वजह से तुम्हारा कोई काम सीधा नहीं हो रहा रौनक भाई। 40 के हो गए हो पर अभी तक घर भी आबाद नहीं कर सके। अब तो 100 बीमारियां चिमटी हुई हैं यार। अब घर शर आबाद क्या करना है? 100 नहीं, 2 ही बड़ी बीमारियां चिमड़ी हुई हैं तुम्हें, तवाइफ और शराब। यार वो पहले वाली बीमारी तो समझो ख़त्म हो गई, दफ़ा हो गई वो खाना ख़राब। ये दूसरी भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता कुछ ख़त्म नहीं होता। अल्लाह बख्शे चौधरी निशात भी तो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने को कहता था ना। रौनक अली एकदम चौंक गया। हाँ भाई, निशात से याद आया, उसकी बेटी परवीन के दिन रखे जा रहे हैं, तुम्हें पता है ना? नहीं, वाकई नहीं पता। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। यार कैसे बंदे हो तुम? मुझे लगता है कि तुमने हवेली की तरफ से अपनी आंखें और कान शान बिल्कुल बंद कर लिए हैं। बिल्कुल अलग थलग हो गए हो। हर मामले में तो अलग थलग नहीं हुआ। जो मेरे करने के काम हैं उन पर तो पूरी तवज्जो दे रहा हूँ, लेकिन जो हवेली के अंदर के काम हैं उनकी ज़िम्मेदारी बेगम बिल्किस और चौधरी अजीज़ वगैरह की है। मगर इन दोनों मामलों को अलग थलग भी तो नहीं किया जा सकता ना। 10-15 दिन के अंदर शादी है, उसके इंतज़ाम शिंतज़ाम के बारे में तुम्हें मशवरा करना चाहिए। मशवरा आप लोग खुद करें, मुझे इस बारे में बता दें। अगर मेरी कोई राय होगी तो मैं भी बता दूंगा। यानी अब तुमने बिल्किस से बात ना करने की कसम खा ली है? बस ऐसे ही समझ लें। आप लोगों ने उनसे जो मशवरा करना हो खुद कर लिया करें, और मुझे बताना ज़रूरी हो तो बता दिया करें। 4-5 दिन के अंदर हवेली के अंदर बाहर शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शहवार खुद तो बड़ी हवेली में जाती थी, लेकिन मेरा जाना उसे किसी तौर कबूल नहीं था। बल्कि मैंने तो कई बार महसूस किया था कि मेरे मुंह से बिल्किस या हामिद का नाम सुनना भी उसे तकलीफ़ में मुब्तला कर देता था। अब मैं कोशिश करता था कि मेरी गुफ्तगू में बिल्किस का नाम ही ना आए। शादी की गहमा गहमी में भी शहवार की निगाह हर वक्त मुझ पर रही। मैंने सिर्फ एक बार हामिद से थोड़ी सी बात की, उस वक्त भी मेहमानों के दरमियान से शहवार की निगाहें मुझ पर ही थीं। दुल्हन की रुखसती से पहले मुख्तलिफ रस्मों के वक्त 2-3 बार बिल्किस पर मेरी निगाह पड़ी। वो पहले से ही कुछ कमज़ोर नज़र आती थी। वाली जी की मौत के बाद वो बिल्कुल सादा लिबास में होती थी। चूँकि शादी का मौका था इसलिए उसने हल्के रंग का लिबास पहन रखा था। चेहरा फिर भी आराइश से आरी था, मगर ये सादगी उसकी दिलकशी को कम करने में नाकाम थी। दुल्हन की रुखसती के फ़ौरन बाद शहवार मुझसे बोली, मेरे सर में बहुत सख्त दर्द हो रहा है, चलो घर चलें। लेकिन शहवार, ये मुनासिब नहीं, हमें 10-15 मिनट तो और रुकना चाहिए। ठीक है, तुम रुके रहो, मैं चलती हूँ, उसने कहा और तेज़ी से कदम उठाती हुई घर की तरफ चली गई। कुछ देर बाद मैं घर पहुँचा तो वो मुँह सर लपेटे पड़ी थी। क्या बात है शहवार? मैंने पूछा। कुछ नहीं, मेरा सर फट रहा है, मुझे सोने दो, वो सख्त बेजार लहजे में बोली। मेरा ख्याल था कि सुबह तक उसका मूड बेहतर हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी मेरे अंदाजे से कहीं ज़्यादा थी, और ये बेचैनी किसी न किसी तौर अपना इजहार चाहती थी। नाश्ते के बाद मैं डेरे पर जाने लगा तो पलंग पर कुछ चीज़ें पड़ी नजर आईं। मैं चौंक गया। ये मेरी ज़ाती चीज़ें थीं और मैंने एक जस्ती पेटी की तह में रख छोड़ी थीं। उनमें एक तो वही इंटरकॉम था जो चंद साल पहले मेरे इस्तेमाल में रहा था और जिसके साथ मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता थीं। फिर एक स्वेटर था जो बिल्किस ने मुझे तोहफे में दिया था और बादअज़ां बताया था कि ये उसने अपने हाथों से बुना है। एक रुमाल था, कई बरस पहले तख्ती लिखने के बाद बिल्किस ने अपनी उंगलियां पोंछी थीं। बीते दिनों की याद रोशनाई की सूरत रुमाल पर मौजूद थी। एक खाली ईद कार्ड था जिस पर कुछ भी लिखा नहीं गया था। शहवार सिंगार मेज़ के सामने बैठी थी। मैंने पलंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह क्या शहवार? तुम्हारी कुछ बहुत कीमती चीज़ें हैं, पेटी के नीचे से मिली हैं, एक लिफाफे में बंद रखी हुई थी। उसने कीमती पर जोर दिया। क्या कहना चाह रही हो? वही जो तुम समझ रहे हो। मैंने पेटी नए लिहाफों के लिए खाली करवाई है, अपना ये असासा तुम कहीं और रख लो। उसका लहजा ताव दिलाने वाला था। शहवार, ज़रा सी बात पर तुम्हारी ज़ुबान में इतना जहर क्यों भर जाता है? इन चीज़ों में तुम्हें क्या बात गलत नज़र आई है? सब गलत है, और सबसे ज़्यादा ये स्वेटर गलत है। मैं दावे से कह सकती हूँ कि ये उसके हाथ का बुना हुआ है। मैंने उसके बुने हुए स्वेटर देखे हैं। मैं सटपटा गया। तुम ज़रा सी बात पर शक करती हो, हर वक्त टो में रहती हो।
میرے کپڑوں کی تلاشی لیتی ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ میں گھر میں نہیں کسی تھانے میں ہوں۔ کیا تم انکار کرتے ہو کہ یہ تمہارے پاس اس کی نشانیاں ہیں اور تم نے انہیں سنبھال کر رکھا ہوا ہے؟ میں نے نہیں سنبھال کر رکھا ہوا، بس یہ وہاں پڑی تھیں اور پڑی رہ گئی ہیں۔ میری طرف سے انہیں کنویں میں پھینک دو یا آگ لگا دو۔ میں پاؤں پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں شہوار کے سامنے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کرتا تھا، لیکن کسی وقت ضبط کا ساتھ چھوٹ جاتا تھا۔ میں سارا دن بے حد مصروف رہا۔ منڈی مویشیاں جانا تھا، وہاں سے حویلی کے لیے کچھ نئے گھوڑے خریدنے تھے۔ شام کو میں واپس آیا۔ کھانے کے بعد ذرا ٹہلنے کے لیے چھت پر گیا تو ایک طرف راکھ کی ڈھیری سی نظر آئی۔ غور سے دیکھا تو اس میں جلے ہوئے انٹرکام کے 1-2 ٹکڑے ملے۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ شہوار نے واقعی ساری چیزیں جلا ڈالی تھیں۔ سینے میں درد کی ایک لہر سی اٹھی اور گلے میں دھواں سا بھر گیا۔ انٹرکام کا سرخی مائل ٹکڑا میرے ہاتھ میں تھا، وہ بمبو کارڈ جو ماضی کی ایک خوبصورت یاد تھا۔ میری طرح اسے بھی راکھ ہونے کی سزا ملی تھی۔ میں نے وہ ٹکڑے گھما کر گہری تاریکیوں میں پھینک دیے۔ کچھ بھولی بسری آوازوں کی باز گشت تصور میں ابھری۔ یہ ماضی کی حنوط شدہ آوازیں تھیں۔ میرا بیگم بلقیس سے بمبو کارڈ پر باتیں کرنا، ان سے ہیر رانجھا سننا، ان کو اپنی ٹوٹی پھوٹی شاعری سنانا، اور میرا ان سے کہنا کہ یقین کرے اور ان کا کہنا کہ نہیں کرتی۔ ہم دونوں کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی، یہ سب کچھ مجھے یاد آ رہا تھا۔ پھر ایک دم سب کچھ سسکیوں میں بدل گیا۔ آہوں اور کراہوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ میں نے راکھ کی ڈھیر کو ٹھوکر مار کر اڑایا اور ماضی کی ساری آوازوں سے کان بند کرتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ 2-3 دن میری اور شہوار کی بات چیت بند رہی، لیکن پھر حالات معمول پر آ گئے۔ میں ماضی کو بھول جانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ کسی وقت دل چاہتا تھا کہ شہوار کے ساتھ 2-4 مہینوں کے لیے راجوال سے باہر چلا جاؤں، مگر یہاں اتنے بکھیڑے پال لیے تھے کہ باہر جانا بھی دشوار تھا۔ وہ پتجھڑ کی ایک یخ بستہ رات تھی۔ بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، کسی وقت بارش کا چھینٹا بھی پڑ جاتا تھا۔ چاچا عسکری راجوال میں ہی تھا اور بہت بیمار تھا۔ کسی وقت اس کے تن و توش کو دیکھ کر بہت ہیبت آتی تھی، اب وہ سکڑ سمٹ کر مختصر ہو گیا تھا۔ در حقیقت موکھل کے ساتھ لڑائی میں کندھے پر زخم کھانے کے بعد وہ کبھی بھی پوری طرح صحت یاب نہیں ہوا، بلکہ کچھ عرصہ پہلے تو اس کی موت کی جھوٹی خبر بھی پھیل گئی تھی۔ وہ پچھلے 5 برس سے کام کاج بالکل چھوڑ چکا تھا۔ بلقیس نے اس کا وظیفہ مقرر کر رکھا تھا۔ وہ اب 5 وقت کا نمازی بن چکا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر دیر تک اس کی ٹانگیں دباتا رہا۔ لالٹین کی زرد روشنی عسکری کے چہرے کی جھریوں میں رینگ رہی تھی اور گئے وقتوں کی کہانیاں سنا رہی تھی۔ دیگر لوگوں کی طرح چاچا عسکری بھی میرے اور بلقیس کے بارے میں کافی کچھ جانتا تھا۔ لالٹین کی ساکت لو کو کھوئے کھوئے انداز میں گھورتے ہوئے چاچا عسکری نے اچانک کہا، بیگم جی کا تجھ سے ملنا شروع میں بڑا عجیب لگا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا تھا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، پر جب غور کیا تو آہستہ آہستہ بات سمجھ میں آنے لگی۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا چاچا، عسکری نے پھولدار تکیے سے ٹیک لگا کر کہا۔ خاور پتر، یہ جو زنانی ہے نا، یہ بڑی عجیب شے ہے۔ یہ جلیبی کی طرح ٹیڑھی بھی ہے اور کورے کاغذ کی طرح سادی بھی ہے۔ شادی کے بعد بندہ اس کو جس رنگ میں ڈھالتا ہے نا، یہ ڈھلتی چلی جاتی ہے۔ بس اس کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے، اسے اپنے بندے کی پوری چاہ ملے۔ عسکری نے ذرا توقف کر کے حقہ گڑگڑایا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، جب بیگم بلقیس حویلی میں آئی تھی تو ہر طرف چانن سا ہو گیا تھا۔ وہ اب بھی اپنی عمر کی عورتوں سے جوان اور سونی نظر آتی ہے، مگر تب تو اس کی بات ہی کچھ اور تھی۔ جو دیکھتا تھا دیکھتا رہ جاتا تھا۔ والد جی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے، ان کی عمر بھی کافی زیادہ تھی، بس وہ ایک میلے میں بیگم بلقیس کو دیکھ کر فدا ہو گئے تھے۔ سنا ہے چاچا، بیگم بلقیس نے والد جی سے شادی کے لیے کوئی شرط بھی رکھی تھی؟ ہاں، وہ شرط والی بات بھی بالکل صحیح ہے۔ والد جی بڑے کھلے ڈلے مزاج کے تھے، کئی زنانیوں سے ان کا دوستانہ تھا، 1-2 رکھیلیں بھی تھیں۔ بیگم بلقیس نے والد جی سے وعدہ لیا تھا کہ وہ یہ سب کچھ چھوڑ دیں گے، اور والد جی نے وعدہ کر لیا تھا، پر ہم نے دیکھا کہ یہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ شروع کے 1-1.5 سال میں والد جی نے کچھ احتیاط کی، حویلی کے اندر ناچ گانا بھی نہیں ہوا، مگر پھر آہستہ آہستہ سب کچھ ویسا ہی ہو گیا۔ والد جی کے یار دوست بھی حویلی میں نشے کے لیے آنے لگے۔ بیگم بلقیس نے کیا کیا؟ عسکری نے لالٹین کی دھواں دھواں ٹپنی کو گھورتے ہوئے لحاف کو کچھ اور بھی اپنے گرد لپیٹا اور کہا،
میں نے یہ سب کچھ بڑے پاس سے دیکھا ہے خاور پتر۔ بلقیس بیگم بڑی شوخ اور چنچل ہوا کرتی تھی، ایسے جیسے کوئی رنگ دار چڑیا حویلی میں چہکتی پھرتی ہے۔ ہر وقت کا ہاسا، ترنجن، ڈھولکی، گانے، مگر پھر جب والی جی اپنی پرانی ڈگر پر آنے لگے تو بیگم بلقیس بجھ سی گئی۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔